हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 11 राज्य और जिला प्रशासन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी के बारे में। पद स्थिति क्या है? मुख्य सचिव का पद मूलतः ब्रिटिश शासनकालीन केंद्र सरकार की देन है। वर्ष 1799 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने इस पद का सृजन किया था। इस पद पर पहली बार G.S. बार्ले बैठे थे। समयांतराल पर स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कई वर्ष पहले ही यह पद केंद्र सरकार से लुप्त होकर राज्य सरकार का पद बन गया था। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है। कहाँ का होता है? मुख्य सचिव जो है राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है। वह राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में उसका सर्वोच्च स्थान है। अन्य सचिवों की तुलना में मुख्य सचिव शीर्ष होता है। वस्तुतः मुख्य सचिव सचिवों का प्रमुख है तथा सचिवालय के सभी विभाग उसके नियंत्रण में होते हैं। वह पूरे राज्य प्रशासन का नेता, मार्गदर्शक और नियंत्रण होता है। उसकी पद स्थिति अति महत्वपूर्ण है तथा राज्य की प्रशासनिक प्रणाली में उसकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। समय मंगत राय ने इस संदर्भ में ठीक ही कहा है। किसने? मंगत राय ने इस संदर्भ में ठीक ही कहा है कि मुख्य सचिव का कार्य किसी टेक्नीशियन या किसी व्यवसायिक के कार्य की तरह नहीं है, न ही वह कुशल अभियंता है। वह पहले दर्जे का मजिस्ट्रेट तक नहीं है। वह सरकारी प्रक्रिया का एक भाग तथा जनतांत्रिक गणतंत्र में मानवीय प्रक्रिया का एक अंग है। वर्ष 1973 में मुख्य सचिव सभी राज्यों में वरिष्ठतम लोक सेवक माना जाता है। उससे पहले मुख्य सचिव को पंजाब में वित्त आयुक्त से तथा उत्तर प्रदेश में राजस्व बोर्ड के सदस्य से कनिष्ठ माना जाता था। दूसरी ओर तमिलनाडु में मुख्य सचिव वरिष्ठतम लोक सेवक था। तथापि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1973 में इस पद का मानकीकरण किया गया तथा इस पद को दर्जे और परिलब्धियों दोनों ही दृष्टि से केंद्र सरकार के सचिव के पद के समतुल्य बनाया गया। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव पद को कार्यकाल प्रणाली से अलग रखा गया है, अर्थात इस पद पर कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। वैसे प्रशासनिक सुधार आयोग ने मुख्य सचिव का कार्यकाल 3 से 4 वर्ष रखे जाने की सिफारिश की थी, किंतु सिफारिश को अस्वीकार कर पुरानी प्रणाली ही कायम रखी गई। मुख्य सचिव की शक्तियां और उसके कार्य। मुख्य सचिव के कार्य और उसकी शक्तियों का उल्लेख राज्य सरकार द्वारा तैयार सरकारी कार्य नियमावली यानी रूल्स ऑफ बिजनेस में है। उसे पारंपरिक आधार पर किसी भी कार्य शक्तियां प्राप्त है, जिसका विवरण इस प्रकार है। मुख्यमंत्री के सलाह के रूप में मुख्य सचिव राज्य प्रशासन से जुड़े सभी मामलों में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री राज्य के शासन से संबंधित सभी नीतिगत मुद्दों पर मुख्य सचिव से परामर्श करता है। मुख्य सचिव राज्य के मंत्रियों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों से संबंधित प्रशासनिक अड़चनों की जानकारी मुख्यमंत्री को देता है। मुख्य सचिव राज्य सरकार के सचिवों और मुख्यमंत्रियों के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। सेकंड पॉइंट है मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में। मुख्य सचिव राज्य मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में कार्य करता है। वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा
आवश्यकता अनुसार कैबिनेट और इसकी उप समितियों की बैठक में भाग लेता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल की बैठक की कार्यसूची तैयार करता है और बैठक की कार्यवाहियों का रिकॉर्ड भी रखता है। वह इन बैठकों के लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करता है। लोक सेवा के प्रमुख के रूप में मुख्य सचिव राज्य लोक सेवा के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। वह राज्य के वरिष्ठ लोक सेवकों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा पदोन्नति से जुड़े मामले देखता है। वह राज्य की लोक सेवा के मनोबल को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वह सभी लोक सेवकों की चेतना का रखवाला होता है। कौन? मुख्य सचिव। प्रमुख समन्वयक के रूप में मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का प्रमुख समन्वयक यानी कि तालमेल बैठाए रखने के कार्य करने वाला है। सचिवालय स्तर पर उसका कार्य अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना है। वह सचिवों को अंतर्विभागीय कठिनाइयों के संबंध में सलाह देता है। वह अंतर्विभागीय विवादों के समाधान के लिए गठित समन्वय समिति का अध्यक्ष होता है। वह विभागों के सचिव को बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। सचिवालय स्तर से नीचे के संभागीय आयुक्त, जिलाधीशों और जिला प्रशासन के विभागाध्यक्षों की बैठकों, सम्मेलनों की भी अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जाती है और उनके बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में मुख्य सचिव सचिवालय के कुछ विभागों का भी प्रशासनिक प्रमुख होता है, तथापि हर राज्य में उसकी पद स्थिति एक सी नहीं होती, अर्थात इस मामले में देश भर में एक रूपता नहीं है। अधिकांश राज्यों में सामान्य प्रशासन विभाग, कार्मिक विभाग, योजना विभाग और प्रशासनिक सुधार विभाग सीधे तौर पर मुख्य सचिव के प्रभार में होते हैं। राज्य सचिवालय में सामान्य प्रशासन विभाग सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसका राजनीतिक प्रमुख स्वयं मुख्यमंत्री होता है। वह विभाग राज्य सरकार के समस्त कामकाज को प्रभावित करने वाले विभिन्न मामलों से समृद्ध है। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी कि सभी राज्यों में कार्मिक विभाग का प्रमुख मुख्य सचिव को ही होना चाहिए। संकटकालीन प्रशासन के रूप में मुख्य सचिव बाढ़, सूखा, सांप्रदायिक दंगों और अन्य आपदाओं के समय अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऐसे समय में वह राहत कार्यों में लगे अधिकारियों और एजेंसियों को मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करता है। मुख्य सचिव सामान्यतः संकट के दौरान उच्च स्तरीय निर्णय लेने के लिए गठित समितियों का अध्यक्ष या महत्वपूर्ण सदस्य होता है। वास्तविकता यह है कि मुख्य सचिव संकट काल के प्रमुख प्रशासक के रूप में कार्य करता है और राहत कार्य से समृद्ध सभी अधिकारियों के लिए राज्य सरकार का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करता है। अन्य कार्य और भूमिकाएं। मुख्य सचिव के अन्य कार्य और भूमिकाएं निम्न है। फर्स्ट है, मुख्य सचिव उन सब कार्यों को देखता है जो दूसरे सचिवों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। खा पॉइंट है, मुख्य सचिव क्षेत्रीय परिषद में अपनी बारी के आधार पर सचिव के रूप में कार्य करता है। क्षेत्रीय परिषद में कुछ राज्य शामिल होते हैं। प्रत्येक राज्य को परिषद का सदस्य माना जाता है। प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव बारी बारी से परिषद के सचिव का कार्य देखता है। ग पॉइंट है, मुख्य सचिव पूरे राज्य सचिवालय को नियंत्रित तथा उसका कार्य कुशल पूर्वक पर्यवेक्षण करता है। घ पॉइंट है, मुख्य सचिव का सचिवालय भवन, मंत्री से समृद्ध स्टाफ, केंद्रीय अभिलेखागार, सचिवालय के पुस्तकालय, सचिवालय के विभागों की संरक्षा और निगरानी कार्य से जुड़े स्टाफ पर प्रशासनिक नियंत्रण रहता है। अगला पॉइंट है, मुख्य सचिव अपनी सरकार, केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों के मध्य संपर्क और संवाद का मुख्य माध्यम होता है। 4 पॉइंट है, वह कानून और व्यवस्था तथा नियोजन से जुड़े प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 6 पॉइंट है, वह केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में होने वाले मुख्य सचिवों की वार्षिक सम्मेलन में भाग लेता है। ज पॉइंट है,
वह राज्य सरकार के प्रवक्ता का कार्य भी करता है। जहाँ पॉइंट है, वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने और केंद्र की ओर से राज्यपाल के सलाहकार का पद संभालता है। यह पॉइंट है, वह राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भी शामिल होता है। टॉप पॉइंट है, वह राज्य सरकार के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का कार्य भी देखता है। मुख्य सचिव बनाम मंत्रिमंडल। केंद्र सरकार में राज्य के मुख्य सचिव पद के समतुल्य कोई पद नहीं। केंद्रीय कैबिनेट सचिव को ही राज्य के मुख्य सचिव के समकक्ष माना जा सकता है। वास्तविकता यह है कि मुख्य सचिव द्वारा प्रशासन में जितने अधिक कार्य किए जाते हैं और भिन्न भिन्न भूमिकाएं अकेले निभाई जाती है, उन कार्यों के लिए केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव, कार्मिक सचिव, गृह सचिव और वित्त सचिव हैं। मुख्य सचिव और कैबिनेट सचिव में समानताएं इस प्रकार है। क्या समानता है दोनों के बीच? दोनों अपने मुख्य कार्यपालकों के प्रमुख सलाहकार होते हैं। दोनों अपने अपने प्रशासन के मुख्य समन्वयक होते हैं। दोनों अपने अपने मंत्रिमंडल के सचिव हैं। दोनों अपने अपने कैबिनेट सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख हैं। दोनों पदों की उत्पत्ति केंद्र स्तर पर हुई है। दोनों की जो पदें हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? केंद्र से। दोनों अपने अपने मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करते हैं। दोनों अपनी अपनी लोक सेवाओं के प्रमुख हैं। मुख्य सचिव और मंत्रिमंडल सचिव में निम्नलिखित असमानता है। कौन सी असमानता है? अभी तो हमने समानताएं पढ़ी, अब असमानता पढ़ेंगे। मुख्य सचिव के कार्य एवं शक्तियां कैबिनेट सचिव की तुलना में बहुत अधिक है। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जबकि कैबिनेट सचिव केंद्रीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख नहीं होता है। मुख्य सचिव राज्य के सचिवों का प्रधान होता है, जबकि मंत्रिमंडल सचिव केंद्र सरकार के सचिवों का प्रधान नहीं होता, बल्कि समान दर्जाधारी प्रथम और सर्वोच्च अधिकारी होता है। फोर्थ पॉइंट है, मुख्य सचिव राज्य स्तर पर वे सब कार्य देखता है जो कार्य अन्य सचिवों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, किंतु केंद्रीय कैबिनेट सचिव के मामले में ऐसा नहीं है। केंद्र स्तर पर वह कार्य प्रधानमंत्री का प्रधान होता है। वह कार्य जो प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव देखता है, जो केंद्र कार्यालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। फिफ्थ पॉइंट है, राज्य सचिवालय के कुछ विभाग सीधे मुख्य सचिव के अधीन होते हैं, किंतु कैबिनेट सचिव के अधीन कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त केंद्रीय सचिवालय का कोई भी विभाग नहीं होता। निर्देशालय अर्थ राज्य स्तर पर सरकार के 3 घटक हैं, मंत्री, सचिव और कार्यकारी प्रमुख। मंत्री और सचिव को मिलाकर सचिवालय का गठन होता है। कार्यकारी प्रमुख के कार्यालय को निर्देशालय का नाम दिया गया है। जो कार्यकारी होता है उसके जो कार्यालय है उसका नाम क्या दिया गया है? निर्देशालय। निर्देशालय राज्य सचिवालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन करता है? जो राज्य सचिवालय है उसके अधीन कार्य करता है। सचिवालय स्टाफ एजेंसी है, जबकि निर्देशालय लाइन एजेंसी है। अर्थात सचिवालय नीति निर्धारण कार्य से समृद्ध है और निर्देशालय नीति क्रियान्वयन से। इस प्रकार निर्देशालय राज्य सरकारों के कार्यकारी अंग है। निर्देशालय को कार्यकारी विभाग भी कहते हैं, जो सचिवालय के विभाग से बिल्कुल अलग है। कुछ मामलों को छोड़ दें तो सचिवालय के प्रत्येक विभाग का सम्मिलित कार्यकारी विभाग है। प्रमुख निर्देशालयों के नियम कानून सचिवालय से भिन्न होते हैं। इनकी सांगठनिक सत्ताएं अलग अलग होती है। निर्देशालय का प्रधान एक निर्देशक होता है, जिसकी सहायतार्थ पर अपर निर्देशक, संयुक्त निर्देशक, उप निर्देशक और सहायक निर्देशक होते हैं। इसके अतिरिक्त निर्देशालय के प्रधान को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे आयुक्त, महानिर्देशक, महानिरीक्षक, रजिस्ट्रार, नियंत्रक, मुख्य अभियंता, मुख्य संरक्षक आदि। नीचे की सारणी में निर्देशालय के नामों तथा उनके प्रधानों के पदनामों का उल्लेख किया जा रहा है।
निर्देशालय या विभाग और उसके प्रमुख पदनाम। कृषि विभाग का कौन होता है? कृषि निर्देशक। पशुपालन विभाग का पशुपालन निर्देशक। सहकारिता विभाग का रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। शिक्षा विभाग का शिक्षा निर्देशक। सीमा शुल्क विभाग का सीमा शुल्क आयुक्त। वन विभाग का मुख्य वन संरक्षक। आवास विभाग का आवास आयुक्त। सिंचाई विभाग का मुख्य अभियंता यानी सिंचाई। कारागार विभाग का महानिरीक्षक कारागार। श्रम विभाग का श्रम आयुक्त। पुलिस विभाग का पुलिस महानिदेशक। बिक्री कर विभाग का बिक्री कर आयुक्त। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग का मुद्रण और लेखन सामग्री नियंत्रक। रोजगार निर्देशालय का रोजगार निर्देशक। उद्योग निर्देशालय का उद्योग निर्देशक। कार्य, इसके कार्य क्या है? निर्देशालय प्रमुख के कार्य इस प्रकार है। मंत्रियों को तकनीकी सलाह देना। विभाग का बजट तैयार करना। अधीनस्थ अधिकारियों पर नियमानुसार अनुशासनिक शक्ति का प्रयोग करना। फोर्थ है पदोन्नति और अनुशासनिक कार्यवाही के संदर्भ में राज्य लोक सेवा आयोग को सलाह देना। फिफ्थ है विभाग के जिला स्तरीय स्टाफ द्वारा क्रियान्वित कार्य का निरीक्षण करना। शिष्ट अनुदान का आवंटन करना और बजट को पुनः नियोजित करना। सेवंथ है निर्धारित सीमा और अनुमोदित नियमों के तहत सभी तरह की नियुक्तियां, नियमितीकरण, तैनाती, स्थानांतरण और पदोन्नतियां करना। 8 पॉइंट है विभागीय अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना। 9 पॉइंट है विभाग की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए विभागीय अनुसंधान और प्रयोगात्मक कार्यक्रम चलाना। 10 पॉइंट है अधिकारियों को सम्मेलनों यानी कि अंतर्विभागीय केंद्र सरकार के सम्मेलनों को छोड़कर में भाग लेने की अनुमति प्रदान करना। राज्य स्तरीय समितियां। कुछ राज्य सरकारों द्वारा गठित प्रशासनिक सुधार समितियों ने सचिवालय और निर्देशालयों के बीच संबंध को निम्नलिखित सिफारिशें पेश की हैं। फर्स्ट है राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1962 से 63। आंध्र प्रदेश प्रशासनिक सुधार समिति 64 से 65। पंजाब प्रशासनिक सुधार समिति 1964 से 66। केरल प्रशासनिक पुनर्गठन एवं आर्थिक समिति 1965 से 67 ने कार्यकारी विभागों के प्रमुखों को पदेन सचिवालय दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी ताकि सचिवालय और गैर सचिवालय संगठनों के बीच की खाई को पाटा जा सके यानी खत्म किया जा सके। सेकंड है आंध्र प्रदेश प्रशासनिक सुधार समिति 1960 और मध्य प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग 1970 से 72 निर्देशालयों को सचिवालय के साथ विलय करने की सिफारिश की यानी उसमें मिलाने की सिफारिश की। दूसरे शब्दों में एक नीति निर्माण निकाय के रूप में सचिवालय तथा एक नीति क्रियान्वयन निकाय के रूप में निर्देशालय के बीच के अंतर को समाप्त किया जाना चाहिए। जिलाधीश बदलती भूमिका। पद स्थिति क्या है? जिलाधीश को कर्नाटक, असम, पंजाब, जम्मू और कश्मीर में आयुक्त, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं। जिलाधीश कार्यालय को कलेक्टर कहते हैं। जिलाधीश जिला प्रशासन का प्रमुख तथा जिले में राज्य सरकार का आधिकारिक एजेंट होता है। जिलाधीश का कार्यालय अपनी तरह का अद्वितीय कार्यालय है क्योंकि अन्य देशों की प्रशासनिक प्रणाली में इस तरह का कोई कार्यालय नहीं है। केवल फ्रांस में प्रीफेक्ट का पद इसके समकक्ष है। फ्रांस में विभाग का प्रमुख प्रीफेक्ट होता है तथा यही केंद्र सरकार का अधिकारी एजेंट भी होता है। फ्रांस में प्रीफेक्ट कार्यालय को प्रीफेक्टोरेट कहते हैं, इसलिए फ्रांसीसी प्रीफेक्ट भारतीय जिलाधीश के समकक्ष है। जिलाधीश प्रशासन के राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग तथा पंजीकरण विभाग सीधे जिलाधीश के प्रभार में होते हैं, किंतु
जिलाधीश प्रशासन के अन्य सभी विभागों पर भी उसका नियंत्रण और प्रभाव होता है। वह बहुउद्देशीय पदाधिकारी होता है जिसका नियंत्रण पूरे जिला के प्रशासन पर होता है। जिलाधीश राज्य सरकार अर्थात राज्य सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग के तहत आता है, जिसके राजनीति प्रमुख मुख्यमंत्री और प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव है। जिलाधीश पर संभागीय आयुक्त का नियंत्रण और पर्यवेक्षण होता है। यह राज्य की प्रशासनिक प्रणाली में जिलाधीश के स्थान पर निर्धारण निम्नलिखित सारणी द्वारा किया जाता है। कौन सी सारणी है? राज्य सरकार मुख्यमंत्री, राज्य सरकार सचिवालय, संभाग जिला। तो राज्य सरकार पे क्या है? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, संभाग संभागीय आयुक्त और जिला पे जिलाधीश। विकास क्रम इवोल्यूशन। जिला भारतीय प्रशासन की आधारभूत भौगोलिक इकाई है। ऑक्सफोर्ड शब्दों में जिला डिस्ट्रिक्ट शब्द को विशेष प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए सीमांकित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। मूलतः भारतीय संविधान में जिला शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 233 को छोड़कर अन्य कहीं नहीं किया गया है। अनुच्छेद 233 में जिलाधीश शब्द का प्रयोग हुआ, किंतु संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 9th और 9th A में कई जगह जिला शब्द को शामिल किया गया है, जो क्रमशः पंचायतों और नगर निगमों के लिए है। S. खेड़ा के शब्दों में जिला प्रशासन सरकारी कार्यों का पूर्ण प्रबंधन है। जिला प्रशासन लोक प्रशासन का वह भाग है जो जिले के सीमा क्षेत्र में कार्य करता है। किसने कहा? ये S. खेड़ा ने। भारत में प्रशासन की क्षेत्रीय इकाइयों के रूप में जिले का लंबा इतिहास है, जो मौर्य काल से शुरू होता है। मुगल शासनकालीन के दौरान जिले को सरकार कहा जाता है और इसके प्रमुख को कड़ोरी फौजदार कहते थे। सैन्य अधिकारी सूबेदार के सीधे नियंत्रण में कार्य करते थे। आज का जिला प्रशासन और जिलाधीश के पद का विकास भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हुआ था। इस पद का सृजन वर्ष 1772 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। 1787 में जिलाधीश को राजस्व संग्रहण के अतिरिक्त नागरिक न्याय और मजिस्ट्रेट के कार्य की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। उस समय जिलाधीश अति शक्तिशाली पदाधिकारी था और उसे लिटिल नेपोलियन कहा जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिलाधीश कार्यालय को दर्जे और अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कारणों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फर्स्ट है, पुलिस राज्य की जगह कल्याणकारी राज्य लाए जाने के कारण सरकारी कार्य और गतिविधियों में विस्तार। सेकंड है, केंद्र और राज्य स्तर पर संसदीय प्रणाली की सरकार अपनाए जाने के कारण सरकार के रूप में परिवर्तन। थर्ड है, सरकार के लक्ष्य और उद्देश्यों में बदलाव अर्थात औपनिवेशिक शोषण की जगह कल्याण अभिमुखीकरण। फोर्थ है, स्थानीय प्रशासन की इकाई के रूप में पंचायती राज का आविर्भाव। फिफ्थ है, विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया जाना। सिक्स्थ है, लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना। सेवन्थ है, जिलों में बड़ी संख्या में विभागों का आविर्भाव और विकास करना। 8 पॉइंट है, ICS की जगह IAS का गठन करना। 9 पॉइंट है, दबाव बनाने वाले ग्रुपों और राजनीतिक दलों की भूमिका और प्रभाव। 10 पॉइंट है, बड़े शहरों में कानून और व्यवस्था संबंधी प्रशासन के लिए आयोग प्रणाली का प्रादुर्भाव। भूमिका और कार्य। जिला प्रशासन में जिलाधीश की भूमिका और निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के तहत किया जा सकता है। राजस्व प्रशासन। विगत में जिलाधीश का प्रथम कार्य राजस्व संग्रहण करना था, जैसा कि कलेक्टर शब्द का आशय भी संग्रह
करता ही है। जिलाधीश आज भी जिले में राजस्व प्रशासन का प्रमुख है। जिलाधीश महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में राजस्व बोर्ड या राजस्व अधिकरण के माध्यम से तथा पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा में वित्त आयुक्त के माध्यम से राजस्व संग्रहण के लिए राज्य सरकार के प्रति जिम्मेदार है। जिला में राजस्व प्रशासन के प्रमुख के रूप में जिलाधीश निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है। कौन कौन से कार्यों के लिए? फर्स्ट पॉइंट है भूमि राजस्व संग्रहण के लिए। सेकंड है अन्य सरकारी बकायों की वसूली के लिए। थर्ड है ऋणों के वितरण और वसूली के लिए। फोर्थ है भूमि अभिलेखों के रखरखाव के लिए। फिफ्थ है ग्रामीण आंकड़े एकत्र करने के लिए। सिक्स्थ है आबादी के बसाव के प्रयोजन से भूमि अधिग्रहित करने के लिए। सेवन्थ है भूमि सुधार से जुड़े कार्यक्रम लागू करने के लिए। 8 है कृषि कार्य से जुड़े लोगों के हित की देखभाल करने के लिए। और 9th है बाढ़, सूखा और आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य की अनुशंसा करने और फसलों की हुई क्षति का आकलन करने के लिए। 10 पॉइंट है कोषागार और कोषागार के पर्यवेक्षण के लिए। 11th है स्टाम्प अधिनियम लागू करने के लिए। 12th है पुनर्वास अनुदान के भुगतान के लिए। 13th है सरकारी संपदाओं के प्रबंधन के लिए। 14th है निचले प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध राजस्व से जुड़ी अपीलों की सुनवाई के लिए। और 15 पॉइंट है जमींदारी तथा जमींदारी प्रथा के अनुमूलन के कारण क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए। कानूनी व्यवस्था से जुड़ा प्रशासन। जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने की जिम्मेदारी ही जिलाधीश की सर्वप्रथम जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जिलाधीश को कार्यकारी मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों का कार्य करना होता था। कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में जिलाधीश कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में वह आपराधिक और सिविल मामलों के लिए कानून सम्मत मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधानों के पालन में विधायिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप जिलाधीश की न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका समाप्त हो गई। न्यायिक मामलों को जिलाधीश न्यायाधीश नामक एक पदाधिकारी के सुपुर्द कर दिया गया, जो अब राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण में कार्य करता है। जिलाधीश अपनी क्षमता में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इस उद्देश्य से जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला पुलिस बल जो जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और निर्देशन में सदैव तैयार रह जाता है। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के तहत जिले के पुलिस प्रशासन को पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला मजिस्ट्रेट की सहायतार्थ सदैव तत्पर रखा जाता है। इस प्रकार जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति और प्रशासन पर दोहरा नियंत्रण और पुलिस महानिदेशक के मातहत अधिकारी का नियंत्रण होता है। जिलाधीश जिला मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी पदस्थिति में निम्नलिखित कार्य करता है। कौन कौन से कार्य करता है? फर्स्ट पॉइंट है अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों पर नियंत्रण और उनका पर्यवेक्षण। सेकंड है शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी करना। थर्ड है सरकार और दूसरों से प्राप्त सभी याचिकाओं का निपटान करना। फोर्थ है कि कैदियों को पैरोल यानी प्रतिज्ञा पत्र पर मुक्त करना। फिफ्थ है कारागारों का निरीक्षण करना। सिक्स्थ है सरकार को वार्षिक आपराधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। सेवन्थ है शस्त्र, होटल, विस्फोट, पेट्रोलियम और अन्य के लिए लाइसेंसों की मंजूरी, निलंबन और
निरस्तीकरण करना। 8 पॉइंट है कैदियों को बेहतर सुविधाओं की मंजूरी। 9 है स्थानीय निकायों पर नियंत्रण और उनका पर्यवेक्षण। 10 है जिला पुलिस के कार्य को निर्देशित और नियंत्रित करना। 9 है मनोरंजन पर अधिनियम और प्रेस अधिनियम की प्रावधानों को लागू करना। और 12 है जिले के किसी असामान्य घटना घटित होने की स्थिति में नागरिक प्रशासन की सहायतार्थ सशस्त्र बल बुलाना। 13 है अपराधियों को फैक्ट्रीज एक्ट और डेनमार्क एक्ट के तहत दंड देना। 14 है दावा रहित संपत्ति को निस्तारित करने के आदेश देना। और 15 है वनों के विभाग के लिए योजनाओं की अनुशंसा करना। विकासात्मक प्रशासन। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जिलाधीश की बदलती भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी मुख्यतः विनियामक प्रशासन से समृद्ध ब्रिटिश कालीन भारत में पुलिस राज्य की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तथा योजना नीतियों की शुरुआत के साथ कलेक्टर की विकासात्मक भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। विकास से जुड़े कार्यक्रमों के क्रियान्वयन कार्य में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। तथापि इस संदर्भ में सभी राज्यों में स्थिति एक जैसी नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिलों में विकासात्मक प्रशासन के दो अलग अलग रूप सामने आए हैं। पहला रूप तमिलनाडु, राजस्थान और अन्य राज्यों का है और दूसरा महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का। पहले रूप के तहत कलेक्टर को विनियामक और विकासात्मक प्रशासन दोनों के लिए जिम्मेदार बनाया गया, जो इन राज्यों में कलेक्टर राजस्व मजिस्ट्री और विकासात्मक कार्यों की देखभाल करता है। विकास से जुड़े कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से लगे जिला स्तर के अधिकारी कलेक्टर के नेतृत्व, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। ये अधिकारी तकनीकी मामलों के संदर्भ में अपने समृद्ध विभागों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। विकास से जुड़े कार्यक्रमों को वास्तविक रूप से क्रियान्वित करते समय ये अधिकारी जिलाधीश के प्रशासनिक नियंत्रण में कर दिए जाते हैं। अधिकांश राज्यों में कलेक्टर को जिला विकास अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है, जिसे विकासात्मक प्रशासन में लगे जिला स्तर के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के लिए प्राधिकृत किया गया है। महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित दूसरे रूप में अंतर्गत कलेक्टर को केवल विनियामक प्रशासन के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। इन राज्यों में विकासात्मक प्रशासन की जिम्मेदारी जिला परिषद पर डाली गई है। विकास से जुड़े कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लगे जिला स्तर के सभी अधिकारियों को जिला परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करना होता है। इस प्रयोजन से जिला परिषद ने जिला विकास अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। इस व्यवस्था के फलस्वरूप कलेक्टर विकास क्षेत्र से जुड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हो गया है। विकास के क्षेत्र में कलेक्टर की भूमिका का महत्वपूर्ण आयाम है उसका जिला ग्रामीण विकास एजेंसी यानी DRDA से जुड़ा होना। वह DRDA का पदेन अध्यक्ष होता है। DRDA की स्थापना प्रत्येक जिले में वर्ष 1980 में भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। यह एजेंसी समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, क्या है IRDP का फुल फॉर्म? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम DDP, सूखा प्रभावित कार्यक्षेत्र कार्यक्रम DPA, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण ट्राइसेम, ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास DWCRA, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADA और अन्य जैसे ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रमों की तैयारी, क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन कार्य के लिए नोडल एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है? नोडल एजेंसी।
DRDA में जिला प्रशासन में विकास कार्य से जुड़े विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी शामिल होते हैं। कलेक्टर DRDA के अध्यक्ष के रूप में एक एजेंसी को बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा विभिन्न अधिकारियों के कार्यों के मध्य तालमेल बैठाए रखता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि विकासात्मक प्रशासन के क्षेत्र में कलेक्टर की मुख्य भूमिका विकास से जुड़े कार्यक्रमों के क्रियान्वयन कार्य में लगे जिला स्तर के अधिकारियों के कार्यों के मध्य समन्वय यानी कि तालमेल बनाए रखने की है। इसके अतिरिक्त संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 और इसके बाद विभिन्न राज्यों से समृद्ध पंचायती राज अधिनियम 1993 और 94 के फलस्वरूप विकासात्मक प्रशासन में कलेक्टर की भूमिका में कमी आई। अन्य शक्तियां और कार्य। उपर्युक्त के अतिरिक्त कलेक्टर निम्नलिखित कार्य भी करता है। वह संसदीय और विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी का कार्य करता है और इस प्रकार जिला स्तर पर चुनाव कार्यालयों में तालमेल बैठाए रखता है। सेकंड है, वह जिला जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है। इसके लिए कलेक्टर प्रति 10 वर्ष की जनगणना कराता है। थर्ड है, वह जिले में मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। फोर्थ है, वह जिला योजना क्रियान्वयन समिति की अध्यक्षता भी करता है। फिफ्थ है, वह जिले में आयोजित समारोह में राज्य सरकार का आधिकारिक प्रतिनिधित्व होता है। सिक्स्थ है, वह जिले में नागरिकों और प्रशासन के बीच तालमेल का माध्यम भी होता है। सेवेंथ है, वह जिले में नगर निगम प्रशासन के कार्यों की देखरेख भी करता है। 8 पॉइंट है, वह सरकार के जनसंपर्क अधिकारी का कार्य भी देखता है। 9 पॉइंट है, वह प्राकृतिक आपदाओं और आपातकाल की समय आपदा प्रशासन प्रमुख का कार्य भी देखता है। 10 पॉइंट है, जिला प्रशासन प्रमुख के रूप में कलेक्टर जिला स्तर के कार्मिकों से जुड़े कार्मिकों मंत्रालयों को भी देखता है। 9 पॉइंट है, वह नागरिक आपूर्ति अर्थात खाद्य और अन्य आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार होता है। 12 पॉइंट है, कलेक्टर नागरिक सुरक्षा से जुड़ा कार्य भी देखता है। 13 है, वह सैन्य प्राधिकारियों से संपर्क बनाए रखता है तथा सैन्य बलों के सेवानिवृत्त और सेवारत कार्यक्रमों के हित और कल्याण का ध्यान रखता है। जिलाधीश कार्यालय। कलेक्ट्रेट जिलाधीश जिला कलेक्टर का कार्यालय होता है जो जिला मुख्यालय में स्थित होता है। यह कार्यालय विभिन्न विभागों में विभक्त है। प्रत्येक अनुभाग कलेक्टर की सहायतार्थ है तथा ताकि वह अपने कार्यों का निष्पादन और अपने प्रशासनिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। कलेक्टर में प्राय ये अनुभाग आते हैं। कौन से होते हैं? लेखा अनुभाग, भूमि अधिग्रहण अनुभाग, नागरिक आपूर्ति अनुभाग, भूमि रिकॉर्ड अनुभाग, विकास कार्य अनुभाग, भूमि सुधार अनुभाग, चुनाव अनुभाग, पंचायत अनुभाग, स्थापना व्यवस्था अनुभाग, प्रोटोकॉल अनुभाग, सामान्य अनुभाग, जनसंपर्क अनुभाग, आवास अनुभाग, राजस्व अनुभाग, आसूचना अनुभाग, पुनः वास अनुभाग, न्यायिक अनुभाग और पंजीकरण अनुभाग। परिवहन अनुभाग, सांख्यिकी आंकड़ा अनुभाग, जिला स्तर के अन्य अधिकारी कर्मचारी। राज्य स्तर के अधिकांश विभागों का प्रतिनिधित्व तो जिला स्तर पर भी होता है। जिला स्तर के प्रत्येक विभाग का एक प्रमुख होता है। जिला स्तर के इन विभागों के प्रमुख तकनीकी कार्मिक अर्थात विशेषज्ञ वर्ग का लोक सेवक होता है। ये तकनीकी कार्मिक विभागीय आधारों पर सृजित विशेषज्ञतापूर्ण राज्य सेवा संवर्ग से जुड़े होते हैं। ये कार्मिक राज्य के विभाग के समृद्ध प्रमुख और निर्देशालयों का प्रमुख निर्देशक या आयुक्त के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन प्रमुख जिलाधीश इन तकनीकी कार्मिकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करके उनमें तालमेल बैठाता है। जिला स्तर के अन्य अधिकारियों में से भिन्न कलेक्टर प्रबंधन कुशल
वर्ग का लोक सेवक भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। नीचे की सारणी में जिला स्तर के विभागों तथा उनके प्रमुखों के पदनाम दर्शाए गए हैं। राज्य में उत्तर प्रदेश, उसकी इकाई क्या है? उप संभाग, जिसमें उप संभाग अधिकारी और उप संभागीय मजिस्ट्रेट आते हैं। सेकंड है तमिलनाडु, राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, सब कलेक्टर। और थर्ड है महाराष्ट्र, प्रांत ऑफिसर, डिप्टी कलेक्टर, सहायक कलेक्टर। जिला स्तर के नीचे का प्रशासन, जिले में प्रशासन का प्रमुख जिलाधीश होता है। उसके विविध कार्यों में उसकी सहायता करने वाले अधिकारी का पदनाम इस प्रकार है। जिला स्तर पर जिलाधीश, उपभाग, संभाग, उप संभागीय अधिकारी, तहसीलुक, तहसीलदार, सर्किल यानी परागना, राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो, ग्राम यानी पटवारी। उप संभाग भूमि राजस्व संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत राजस्व प्रशासन और आपराधिक प्रशासन के लिए क्षेत्रीय दृष्टि से जिले को कई इकाइयों में बांटा गया है। इन इकाइयों के नाम तथा इनके प्रमुख प्रभारी नाम राज्यों के भिन्न भिन्न है, जो इस प्रकार है। उप संभागीय अधिकारी या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। राज्य सेवा, लोक सेवा, कार्यकारी प्रशासनिक का उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और राज्य नियंत्रण भी राज्य सरकार का ही होता है। जिलाधीश की तरह उप संभागीय अधिकारी का भी प्रादेशिक अधिकारी, समन्वयक, प्रशासक और बहुउद्देशीय पदाधिकारी होता है। उसे राजस्व मजिस्ट्री और कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा राज्य सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में उसे उप संभाग में सरकार के सभी विभागों की गतिविधियों की जानकारी होती है। एक और वह राजस्व मामलों के संबंध में जिलाधीश और तहसीलदार के मध्य की कड़ी का कार्य करता है, तो दूसरी ओर कानून और व्यवस्था से जुड़े मामलों में वह जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन पुलिस अधिकारी के बीच की कड़ी का कार्य भी करता है। इस प्रकार उप संभागीय अधिकारी जिलाधीश का मुख्य सहायक तथा महत्वपूर्ण फील्ड सहायक होता है तथा उप संभाग में प्रशासन के सभी पहलुओं के संदर्भ में जिलाधीश के प्रति जिम्मेदार होता है। उप संभाग दो प्रकार के होते हैं, कार्यालय श्रेणी और भ्रमणकारी। अधिकांश राज्यों में प्रचलित कार्यालय प्रकार के अंतर्गत उप संभागीय अधिकारी का स्थायी कार्यकाल होता है, जो उप संभाग में ही स्थित होता है। भ्रमणकारी प्रकार के उप संभाग कुछ राज्यों में ही प्रचलित है, जैसे उत्तर प्रदेश में, जिसमें उप संभागीय अधिकारी का स्थायी कार्यकाल नहीं होता। वह भ्रमणकारी अधिकारी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह का भ्रमण कर के रूप में अपना कार्य करता है। उसका निवास जिला मुख्यालय होता है। तहसील प्रत्येक उप संभाग कई प्रशासनिक यूनिटों में बटे हैं। इन यूनिटों यानी कि इकाइयों के नाम और उनके प्रभारी का नाम अलग अलग राज्यों के भिन्न भिन्न हैं। जैसे कि राज्य इकाई प्रमुख, यह भी हमने पढ़ा था। उत्तर प्रदेश में क्या है? तहसीलदार, तहसील इकाई होती है तहसीलदार, यानी कि जिसकी सहायतार्थ नायब तहसीलदार है। तमिलनाडु में तालुक, तहसीलदार यानी कि जिसका सहायतार्थ डिप्टी तहसीलदार है। और महाराष्ट्र में तालुक या महल, मामलातदार और महलकार। तहसीलदार प्रशासन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि राजस्व, भूमि, रिकॉर्ड, ट्रेजरी यानी सरकारी खजाना में मजिस्ट्रेट मामलों आदि के लिए बुनियादी इकाई है। विभिन्न फील्ड विभागों के कार्यालय तहसीलदार में ही होने के कारण इसे लघु जिला भी कहा जाता है। बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में तहसील का अस्तित्व नहीं है, जहां जिला स्तर के नीचे की इकाई उप संभाग ही है। तहसीलदार राज्य लोक सेवा का सदस्य और राजपत्रित अधिकारी होता है। कलेक्टर और उप संभागीय अधिकारी की तरह ही तहसीलदार भी क्षेत्रीय प्रांतीय अधिकारी, समन्वयक, प्रशासक और बहुउद्देशीय पदाधिकारी होता है। उसे भी राजस्व, मजिस्ट्री और कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
तहसीलदार तहसील में राजस्व संग्रहण और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में उसे तहसील में सरकार के विभिन्न विभागों की गतिविधियों की जानकारी लेनी होती है और उसे उनके मध्य तालमेल रखना होता है। सर्किल यानी हल्का। प्रत्येक तहसील क्षेत्रीय रूप से राजस्व प्रशासन के उद्देश्य से कई इकाइयों में बटा होता है। इन इकाइयों के नाम और प्रभारी के नाम अलग अलग राज्यों में से भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में क्या है, प्रांगना जिसे कानूंगो कहते हैं। तमिलनाडु में फिरका जिसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहते हैं। महाराष्ट्र में सर्किल जिसे सर्किल इंस्पेक्टर कहते हैं। और पंजाब जिसमें कानूंगो सर्किल जिसे कानूंगो कहा जाता है। कानूंगो सर्किल इंस्पेक्टर को राजस्व प्रशासन की कड़ी में प्रथम पंक्ति का पर्यवेक्षक माना जाता है। वह अपने प्रभार में आने वाले सभी गांवों के भूमि रिकॉर्ड और राजस्व प्रशासन का कार्य देखता है। उसकी नियुक्ति सामान्य जिलाधीश द्वारा की जाती है। ग्राम सभी राज्यों में सभी प्रशासनिक और वित्तीय परियोजनाओं की दृष्टि से सबसे निचली इकाई ग्राम है। तमिलनाडु राज्य में गांव के सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी को ग्राम प्रधान कहते हैं। वह राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासन से जुड़े कार्यभार पूरा करता है तथा ग्राम क्षेत्र में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। महाराष्ट्र राज्य में ग्राम प्रधान को पटेल कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कोई पद नहीं है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में पटवारी गांव के राजस्व का हिसाब किताब और भूमि का रिकॉर्ड रखता है। इस प्रकार पटवारी गांव का लेखाकार होता है। पटवारी को अन्य राज्यों में कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश में लेखपाल, तमिलनाडु में कर्णम यानी कनक पिल्ले और महाराष्ट्र में तलाती। एस खेड़ा ने पटवारी और लेखपाल को जिले के राजस्व प्रशासन का आधार बताया है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए शुरू किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अनुसार है। कौन कौन से कार्यक्रम हैं? पहला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP 1952 में शुरू हुआ था। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम HADP 1960। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम TADP 1962। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम HYVP 1965। लघु कृषक खेतिहर विकास एजेंसी SFDA 1969। सीमांत किसानों एवं खेतिहर MFAL मजदूरी विकास एजेंसी 1969। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम ARWSP 1972। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP 1973। कमांड एरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP 1973। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP 1974। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975। समेकित बाल विकास योजना ICDS 1975। अंत्योदय 1977। मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977। जिला उद्योग केंद्र DIS 1978। समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम IRDP 1978। ग्रामीण युवा स्वरोजगार योजना TRYSEM 1979। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP 1980। ग्राम्य क्षेत्र महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA 1982। शिक्षित बेरोजगार युवा स्वरोजगार कार्यक्रम SEEUYP 1983। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी अधिनियम RLEGP 1983। इंदिरा आवास योजना IRY
1986, जवाहर रोजगार योजना GRY 1989, रोजगार आश्वासन योजना EAS 1993, निवेश संवर्धन योजना IPS 1994, समेकित प्रतिभूमि विकास कार्यक्रम IWDP 1995, गंगा कल्याण योजना GKY 1997, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना SGSY 1999, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, अन्नपूर्णा योजना 2000, अन्नदोत्य अन्न योजना AAY 2001, महावीर ग्राम कल्याण योजना MGKY 2001 और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY 2001। ये थे सारी योजनाएं। अब ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, चैप्टर 11 फिनिश। अब करेंगे हम कल चैप्टर 12। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।